बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हम आज के प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे, ख़बरें होंगी और इसके साथ साथ हम आपको मौसम की सूरत हाल से भी अपडेट करेंगे, कुछ दीगर सेगमेंट भी शामिल करेंगे और इसके साथ साथ जी हमारे मेहमान भी प्रोग्राम में आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन नाज़रीन उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, जिनकी बर्थडे है उनको भी हमें विश करना है, थोड़ा सा आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। हम बाकायदा आगाज़ की तरफ बढ़ेंगे आज की टॉप स्टोरीज से। जिना हाउस हमले में यास्मीन राशिद मुलव्विस, सबूत अदालत में पेश करेंगे आईजी पंजाब। एंटी करप्शन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान, भर्ती स्कैंडल पर रेजिलाही का जिस्मानी रिमांड न मिला। जिक्र करेंगे समनाबाद के इलाके में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े का, गुमशुदा 2 कमसिन भाइयों की लाशें घर से मिल गई। खराब बिजली मीटर्स का मलबा भी सारिफिन पर आ गिरा। तो ये हैं आज की खबरें और खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा साहब और अली साही साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। और जी हम बढ़े हैं इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की तरफ। आज की लीड स्टोरी है, सबूत अदालत में पेश करेंगे। आईजी साहब का ये कहना है हर गुजरते दिन के साथ इस पर काम की रफ्तार तेज़ की जा रही है और जो असल किरदार हैं इस मामले के उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। 9 मई से मुतल्लिका तमाम शवाहिद मौजूद हैं। ये अचानक नहीं किया गया, सब प्लानिंग के तहत हुआ। 215 कॉल्स हुई, अदालती फैसले पर अपील का हक रखते हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर का ये कहना है ये वही लोग हैं जो कि इस तमाम तर वाक़े के जिम्मेदार हैं, जो कि खुद को कहते हैं कि जी वो पाकिस्तानी हैं, खुद को कहते हैं कि वो पाकिस्तान के सियासी रहनुमा हैं और बड़े नाम हैं, सियासत के साथ साथ मसीहाई का काम भी कर रहे हैं। और हकीकत जब खुल के सामने आई तो यकीन माने इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो नाम शामिल हैं जिनकी तरफ से जो नारे लगाए जाते थे, जो मुल्क की मोहब्बत के दावे किए जाते थे, वो जब सुनते हैं तो इंतहाई अफसोस होता है। साइद साहब मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, कहाँ तक ये मामला पहुँचा है और आईजी साहब ने अब तक तहकीकात में क्या पेशरफ्त की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अना शुक्रिया आपका। बेसिकली जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, जैसे जैसे शवाहिद को बारीक बीनी से देखा जा रहा है, उसी तरह चीज़ें जो है वो खुलती जा रही हैं। इब्तदाई तौर पे तो बिल्कुल ऐसे ही लगा कि कॉल की गई है रेड लाइन क्रॉस होने के बाद, जो पीटीआई की खुद साख्ता एक रेड लाइन थी कि इमरान खान साहब गिरफ़्तार होंगे, तो ये हमारी रेड लाइन है, इसको जो क्रॉस करेगा तो फिर उस पर रिएक्शन आएगा। इब्तदाई तौर पर जब चीज़ें देखी गई, वीडियोस देखी गई, सेफ सिटीज़ के कैमरास को देखा गया, जियो फेंसिंग देखी गई, तो उसमें यही समझ आ रही थी कि ये सडन जो है वो कॉल की गई और उसके बाद वर्कर्स इकट्ठे हुए और फिर वो चले गए कोर कमांडर हाउस तक, वहाँ पे जाके नारेबाजी की, फिर तोड़फोड़ की, जलाओ गिराव किया और फिर जो भी तूफ़ान बदतमीज़ी किया वो सारी दुनिया ने देखा और उसमें हमारे मुल्क की भी बदनामी हुई। एक बिल्कुल इमेज जो है वो स्पाइल होकर रह गया। अब जैसे जैसे तफ्तीश का अमल बेहतर होता जा रहा है और चीज़ें जो हैं वो डिग आउट होती जा रही हैं, जब मुलजमान गिरफ़्तार हुए, जितने लोगों ने वहाँ पे जलाओ गिराव किया, वहाँ पे पथराव किया और अंदर जाके तोड़ फोड़ की, उनकी वीडियोस मौजूद हैं, उनकी सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं, उनकी जियो फेंसिंग के बाद एविडेंस पूरी मौजूद है कि ये वहाँ पे कितनी देर स्टे किया। तो जब ये सारी चीज़ें देखी गई हैं तो उसकी जो ताने बाने हैं वो एक दिन के नहीं हैं, उसकी कड़ियाँ पिछले तकरीबन 3-4 माह से मिल रही हैं कि उस वक्त से ये प्लानिंग की जा रही थी कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया तो किस तरह रद्दमल दिया जाना है, कौन कौन सा जो रहनुमा है उसने उसकी क्या क्या ड्यूटी है। 215 कॉल्स जो हैं वो मैं तो आपको बताऊं कि मैं जुम्मे के रोज़ गया था इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर, तो वहाँ पे ये चीज़ जो थी बड़ी सीक्रेट रख के की जा रही थी कि जो किस किस रहनुमा ने कितनी कॉल्स की इसके मतलब, और उनके पास सारी रिकॉर्डिंग मौजूद हैं, उनके पास सारा CDR मौजूद है, किस किस को की गई, किस तरह लोगों को बुलाया गया, किस तरह लोगों की ड्यूटियाँ लगाई गई। ये तमाम चीज़ें जो है वो आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगी। बात की जाए मैडम यास्मीन राशिद की, तो आपको पता है
लिबर्टी से भी उनकी वीडियो मौजूद है और ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, तमाम चैनल्स पे चल चुकी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे कोर कमांडर हाउस। ये वाज़ेह हो गया है कि वो जिन्ना हाउस में ही मौजूद थी और वो उस टाइम फ्रांसिक की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी ये चीज़ें वाज़ेह आई हैं कि वहाँ पे ऑडियोज़ भी हैं और वीडियोज़ भी मैडम यास्मीन राशिद की मौजूद हैं, और जियो फेंसिंग में उनकी जो मोबाइल की लोकेशन है वो भी वहीं की है। अब कोर्ट ने किन बुनियाद पे उनको रिलीफ दिया है और मुकदमे से डिस्चार्ज किया, ये तो अदालत बेहतर समझती है, लेकिन जो जितनी भी यहाँ पे एविडेंसेस दरकार हैं, वीडियो, ऑडियो, जियो फेंसिंग, फिर पुलिस के जो मुद्दई हैं, मुकदमा के मुद्दई हैं, वो तमाम के तमाम उन्होंने शनाख्त की है। तो ये तो कोर्ट बेहतर समझता है, लेकिन अब तक की जो पेशरफ्त है उसमें जितनी भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है उसमें ये तमाम लोग कि कितने जिना हाउस के अंदर थे, कितने जिना हाउस के बाहर थे, 400 के करीब अंदर थे, 1400 के करीब बाहर थे, और इनमें से काफ़ी सारे लोगों की तकरीबन 67% की जो है वो शनाख्त हो चुकी है वीडियोज़ के ज़रिए, तस्वीर के ज़रिए और जियो फेंसिंग के ज़रिए। तो इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है वाज़ेह सबूत आ गए हैं और आईजी साहब ने कहा वो अदालत में भी पेश करेंगे। शाहिद सिप्रा साहब, हमारे जितने सीनियर रिपोर्टर्स हैं, जितने मैंने व्यूज़ लोगों के सुने, सब कहते हैं ये कारकुन तो नहीं थे, इनको कारकुन तो नहीं कहा जा सकता, ये शरपसंद थे। चले मान लिया, ना तो वो कारकुन थे पीटीआई के, ना तो वो पाकिस्तानी थे, ना तो वो मुल्क से मोहब्बत करने वाले थे, शरपसंद थे। प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दी गई, प्रॉपर उन्हें गाइड किया गया कि उन्होंने किस तरह से हमला करना है और किस तरह से उन्होंने नुकसान पहुंचाना है। फौजी तनसीबात को निशाना जिस तरह से बनाया गया। डॉक्टर साहिबा भी क्या कारकुन और क्या रहनुमा नहीं थी? वो उनके दावे, वो उनके नारे और वो मुल्क से मोहब्बत और वो मसीहाई का जो उनका पेशा है, वो सब कुछ और ये उनका किरदार क्या है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कारकुन तो होंगे, लेकिन उनको शरपसंद किसने बनाया, ये इन्वेस्टिगेशन होना अभी बाकी है, तहकीकात इस पर हो रही हैं। शरपसंदी पर उकसाया किसने, ये करने के लिए भिजवाया किसने? ये तो पूरी ऐसे ट्रेनिंग लग रही है जैसे हम देखते हैं ना कि दहशतगर्दों की ट्रेनिंग की जाती है, उनका माइंडसेट, ये वो वाली ट्रेनिंग है। सॉरी मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, फिर सिप्रा साहब इस पर बताएंगे। ये नहीं कि सिर्फ जिना हाउस पे जब अटैक हुआ है तो उस चीज़ की, इस तमाम की कड़ियाँ मिल रही हैं कि GHQ पे जिस तरह अटैक किया गया, वो बताया भी एक ही टाइमिंग पे। ये मैं चूँकि जुम्मे को वहाँ पे गया था, मैं वैसे ही बात कर रहा था तो ऑफ दी रिकॉर्ड ये बात चल रही थी, चलिए अब तो ऑन रिकॉर्ड आ गई। वो कह रहे जितनी भी फौजी अमलाक पे अटैक हुआ है वो तकरीबन 1-2 घंटों के अंदर अंदर हुआ है, और सारा इसके ताने बाने मिलते हैं, और ये एक बंदे से जाके अटैच होंगे। और मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में ये तमाम चीज़ें जब मज़ीद इनको बारीकी से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो इसमें बड़े अहम नाम भी सामने आएंगे। अंदाज़ा करेंगे। देखिए, बात यह है कि मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि लिबर्टी पे भी आपके डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं, इनका वहाँ पे मौजूद है वीडियोस, और उस मॉब को या शायद वो जो रैली जो भी उसको नाम दे दें, एहतजाज, उसको लीड कौन कर रहा था? यही कर रही थी, ठीक है। वो उनकी गाड़ी को ड्राइव कौन कर रहा था, वो अब गिरफ्तार हो चुकी हैं, उनका नाम भी सामने आ गया। मुझे बताएं कि आप किस तरह बरियो ज़िम्मा हो सकती हैं कि एक एहतजाज और एक रैली उस दिन हो रहा है और उसके बाद आप लिबर्टी से चलकर कोर कमांडर हाउस पहुंच जाएं और वही जो कारकुन उस रैली में शामिल थे वो अंदर चले जाएं और अंदर जाके इमलाक को नुकसान पहुंचाएं, आग लगा दें सारे घर को, और दीगर जो अशियाए वहाँ पे हैं उनको आग लगा दें, और उसके बाद अपने आप को आप बरियो ज़िम्मा करार दें, ये मुमकिन नहीं है। फिर कल की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आईजी साहब की, उसमें बड़ा वाज़ेह है कि कॉल्स का रिकॉर्ड मौजूद है और लिबर्टी से लेकर कोर कमांडर हाउस तक किस तरह लोग गए, कौन कौन किस तरह राब्ते में था। तो ये अदालतें तो फैसला दे देती हैं, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ पे आप जाकर देखें या एविडेंसेस पे जाकर देखें या जो आपकी पंजाब गवर्नमेंट शवाहिद पेश कर रही है उस पर जाकर देखें तो मामलात कुछ और नज़र आ रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो मुझे बताएं कि आज सरकारी जो है और फौजी और अस्करी जो तनसीबात हैं इनको नुकसान पहुँचाया गया है। कल को अगर उनकी, अब तो खैर वो मुबैना रेड लाइन जो है वो ख़त्म ही हो गई, अब तो वो कहीं नज़र ही नहीं आ रही। अब तो केनार रोड पे गाड़ी चलाने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि कोई नज़र ही नहीं आता। तो पहले होता था कि हम लोग चेंज करते थे, रास्ता चेंज करते रहे हम लोग। देखें, अगर केनार रोड से गुजरना था, ब्लॉकेज होती थी, हम लोग गवर्नर हाउस से और दूसरी साइड से आप रूट चेंज करके जाते थे। बात करने का मकसद ये है कि एक बंदे की वजह से आप पूरे पाकिस्तान में आग लगा दें और बिलखसूस आप अस्करी क़यादत और उसके साथ उनकी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें और पहुँचाएँ भी,
उसके बावजूद आपको अदालतें छोड़ दें तो फिर दाल में कुछ काला है। इस पर जिस तरह उन्होंने खुद पंजाब गवर्नमेंट कह रही है और बिलखसूस पुलिस कह रही है कि हम लोग अपील में जाएंगे, अपील का हक मौजूद होता है, लेकिन अदालतों को ये कल की एविडेंसेस जो अब सोशल मीडिया पे आ रही हैं, मुझे बताएं कि एक आम पर्चा है चोरी का, उसके मुलजिम का, मैं बिजली चोरी की मिसाल दे देता हूँ, एक बल्ब या एक पंखा चलाकर अगर एक सारिफ ने बिजली चोरी कर रही है तो पुलिस अगली शाम उसके घर पे होती है और उसको पकड़कर हवालात में बंद करके अदालत में पेश किया जाता है और अदालतें सजा सुनाती हैं। उसने बिजली चोरी होनी भी चाहिए, सजा होनी चाहिए अगर उसने ये इकदाम उठाया। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर ओहदेदार, हर लीडर, हर MNA, हर MPA उसने वो जमात छोड़ दी और मजम्मत की इस बुनियाद पर कि ये 9 मई नहीं होना चाहिए। और अदालतों का किरदार आप देख लें कि अदालतें परवेज़ इलाही साहब के लिए देख लें, उनके लिए क्या किरदार अदा कर रही हैं और इन तस्सीबात पर हमला करने वालों के क्या किरदार अदा कर रही हैं। इससे क्या होगा, हौसले बुलंद होंगे। ये इंतशार पसंदी और इस तरह के जो लोग हैं इनको आज जज़ा सज़ा के अमल से ना गुजारा गया, ये हौसले बुलंद होंगे और हम सब लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होंगे। देखें, यूनिफॉर्म है तो सारा कुछ है, यूनिफॉर्म के साथ हम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हमें होता है। अगर यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट और यूनिफॉर्म को सारा चीज़ हम ख़त्म कर देंगे तो मेरे ख्याल में मामलात किसी और तरफ जाएंगे। इसलिए अदालतों को ये देखने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते कि आप किसी के खिलाफ फैसला दें या ना दें, कम अज़ कम जो पुलिस और तहकीकाती इदारे आपको एविडेंसेस दे रहे हैं, जो शवाहिद पेश कर रहे हैं, फिर तो कोई दो राय रह ही नहीं जाती ना, उसके बावजूद आप इस तरह की बात करें तो मेरी समझ से जो है वो मेरे समझ खैर अब तो कहा है IG साहब ने कि अदालत में तमाम शवाहिद जो हैं वो पहुंचाए जाएंगे। कुछ सियासी मंजरनामे का जिक्र कर लेते हैं। अली अशरफ वडाई, चौधरी अंसर, हारिस मीरा भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए, रजा घुमान, आयशा इकबाल PTI से अलग, डॉक्टर अमजद काफ लीग में शामिल। अब ये जो शफलिंग हो रही है, ये कब तमाम हमें चीज़ें जो हैं वो ग्राउंड पे बेहतर नज़र आएंगी और इससे तब्दीली क्या आएगी, क्या बेहतरी आएगी या फिर हालात मज़ीद बिगाड़ की तरफ जाएंगे? अब जो पंछी अपने घोंसले तलाश कर रहे हैं, शायद सिपरा साहब देखें, एक वक्त था जब हम लोग खबरें चलाते थे और टीवी पे खबर आती थी कि विकेट गिर गई और विकेट उड़ा दी और बाउंसर मारा। और खैर मुझे क्रिकेट इतना शौक नहीं है, लेकिन ये वर्ल्ड क्योंकि हम लोग चलाते थे तो इसलिए सियासत में इस्तेमाल करें। वही लोग जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया ये वर्ड्स उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गए, उन्हीं पे भारी पड़ गए। आज आपकी पार्टी के साथ, कल कोई बता रहा था मुझे कि फैसलाबाद में सिवाय फरूख हबीब थे आपके पास MNA का कैंडिडेट ही कोई नहीं रह गया। अंदाजा करें, मुझे बताएं कि इस तरह के लोग भी होंगे कि आपके MNA का इलेक्शन लड़ने वाले जो लोग हैं आपको सब छोड़ गए। ये जो रजा गुमन है ये भी छोड़ गए, ये MNA थे PTI से। कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मजम्मत की और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सियासत को भी खैर बात कह रहा हूँ। अब क्या है कि सियासत अपना बड़े अच्छे और बड़े खूबसूरत मोड़ पर चल रही है। मुस्लिम लीग कायदे आज़म को आप देख लें, वहाँ पे रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, लोग आ रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ जो है वो, हाँ वहाँ वो एक उनके साथ लोग मिल रहे हैं। वो देखें, इलेक्शन का मज़ा यही होता है कि जब जमहूरी ताकतें बैठती हैं, सियासत होती है इसी चीज़ का नाम है कि आपके पास लोग आए, कारकुन आए, मिलें, उसके बाद एक इलेक्शन का माहौल बने। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब जो लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि जहाज ने टाकी शाकी फेर ली है, उन्होंने हाली ने जहाज नहीं हाली गड्डी ने टाकी मारी है। तो अब उनके देखें वो एक और जमात बनाने की तैयारी में हैं। PTI से जितने लोग गए वो उनके साथ मिल रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में एक्टिव आपको दिखाई दे रही है। आसिफ अली जरदारी साहब आए यहाँ पे, उन्होंने मुलाकातें की, लोग शामिल भी हुए। अब 3 जमातें जो हैं वो इस तरह चल रही हैं कि पंजाब की सियासत का रुख किस तरफ बैठेगा। मुस्लिम लीग नून जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उनके पास कैंडिडेट्स मौजूद हैं। गो कि वो हार भी गए, कहीं जीत भी गए, लेकिन उनके कैंडिडेट्स उनके पास मौजूद हैं। अब आने वाला जो इलेक्शन होगा, देखें, अब मेरा ख्याल में अब 4 जमातें बन जाएंगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी ने टिकट ले लिया तो वो 5वीं जमात होगी। इसी तरह होगा सही साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुस्लिम लीग नून होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जहांगीर तरीन साहब की अपनी एक जमात होगी, मुस्लिम लीग काफ भी होगी और PTI के किसी ने रेड लाइन से टिकट ले ली तो फिर उसके बाद वो भी इलेक्शन में आ जाएगा। ये इलेक्शन होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है। लेकिन सियासत को सियासत रहकर हम लोग करें, सियासत को इंतकाम बनाकर करेंगे तो फिर मुश्किलात ज़रूर बनती। आज ये जो हालात हैं कि उधर से लोग इधर जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं,
ये लोग, ये वही ख़ानदान है जिन्होंने सियासत करनी है, ये वही सरमायादार और जागीरदार लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, इन्होंने लड़ना है। ये जनूबी पंजाब के ज़्यादा लोग हैं, ये वरासती सियासत इनके साथ चलती है, ये चलना ही चलना है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमने सियासत को जो रंग दे दिया है खुदारा उसको चेंज करें, मुल्क की वफाद में कुछ सोचें, कुछ करने की कोशिश करें। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। अभी एक अपडेट है जी, आमदन से जायद असासाजात केस है। आज 10वीं बार उस्मान बुज़दार साहब को तलब किया गया है। नैब में उनकी पेशी है। क्या इंतजामात हैं, उनकी पेशी के कितने इम्कानात हैं, हमारे रिपोर्टर साउद बट वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। साउद बताइएगा, 10वीं दफ़ा आज तलब किया गया है, सिर्फ 2 मरतबा वो पेश हुए हैं। आमदन से जायद असासाजात केस है, आज कितने इम्कानात हैं कि वो पेश हो जाएंगे? जी है ना, सरदार उस्मान खान बुज़दार को आज 10वीं दफ़ा तलब किया गया है और अगर इम्कानात की बात की जाए तो आज भी इम्कानात काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 8 मरतबा तो वो पेश नहीं हुए। उनको मजमूई तौर पर 10 मरतबा नैब लाहौर की तहकीकाती टीम ने बुलाया है, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 मरतबा नैब टीम के सामने पेश हुए हैं। गुज़िश्ता माह में भी 9 मई, 18 मई, 24 मई और 30 मई को उनको तलब किया गया था और ये वाज़े किया गया था एहतसाब अदालत में भी जाके कि उस्मान बुज़दार बार बार तलब करने के बावजूद पेश नहीं हो रहे और वो हीले बहाने लगा रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने जो अपनी ज़मानत ले रखी थी अदालत से, उसकी दरख्वास्त भी वापस ले ली थी। वो इस वक्त नैब के केस में ज़मानत पर भी नहीं है, तो इसके इम्कानात तो मौजूद कम है कि वो आज यहाँ पर पेश हों। उस्मान बुज़दार ने गुज़िश्ता पेशी पर पेश होने से माज़रत करते हुए अपने वकील से जवाब भेजा था कि मेरी तबीयत नासाज है जिसके बायस में पेश नहीं हो सकता। और नैब ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार का जो मेडिकल सर्टिफिकेट था उसको फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया गया था, क्योंकि वो मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी सरकारी इदारे से अटेस्टेड नहीं है और उसके बाद ही उनकी 5 तारीख की तलबी का जो नोटिस है वो जारी किया गया है। आमदन सईद असासाजात केस के अंदर उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ जो पंजाब के अंदर जितने भी ठेके हुए उसका भी केस अब खोल दिया गया है और नैब ने महकमा CNW से इसका तमाम रिकॉर्ड तलब किया था और 2 जून को जो इब्तदाई रिकॉर्ड है वो नैब को मिल गया है। इसके अलावा उस्मान बुज़दार के 2018 से लेकर 2022 के दरमियान जब वो वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, इस दौरान भी जितने भी तकर्रो तबादले हुए हैं पंजाब भर में, ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 21 के अफसरान के, वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड भी महकमा सर्विसेज से नैब ने जो इब्तदाई रिकॉर्ड है वो जुम्मे के रोज़ उनको मिल गया था। आज अगर उस्मान बुज़दार पेश हो जाते हैं, जो 11 बजे का उनका वक्त है पेशी का, तो उनसे ये तमाम सवालात किए जाएंगे कि आपने जो मुबैना तौर पर तकर्रो तबादलों में पैसे बटोरे और जितने भी ठेके आपने पंजाब भर में मनपसंद ठेकेदारों को दिलवाए, इसका जवाब आप दें। उस्मान बुज़दार से ये भी सवाल किया जाएगा कि 40 अरब रुपये के ऐसे मंसूबे थे जो आपने एक ही रोज़ में CM ऑफिस में एक तकरीब के ज़रिए उनका इफ्तिताह कर दिया, क्या आप स्पॉट पर गए, क्या आपने जाके देखा कि वो मंसूबे पाए तकमील तक पहुँचे भी थे या नहीं। साथ ही साथ जो 30 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा है वो भी पेंडिंग है। उस्मान बुज़दार तो बार बार ये कहते नज़र आते हैं कि मैंने वो जवाबनामा जमा करवा दिया, लेकिन नैब ज़रा ये कंफर्म करते हैं कि जो 30 सवालों का जो सवालनामा था उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ 4 ऐसे सवाल थे जिनके जवाब उस्मान बुज़दार ने जमा करवाए हैं, जबकि बाकी किसी सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। ये तमाम का तमाम जो जवाबात हैं उनके मुंतज़िर है नैब टीम। आज 11 बजे उनकी तलबी का समन है। अब इंतज़ार इसी चीज़ का है कि आया उस्मान बुज़दार यहाँ पर पेश होते हैं या नहीं। जी ठीक है साउद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आज भी कुछ रोशन इम्कानात नहीं है कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब पेश हो जाएंगे। ऑल्दो भी कुछ दिन पहले उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का भी बाकायदा तौर पर ऐलान किया। अब देखें आज उनकी पेशी होती है या नहीं होती। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर क्या है जी, अगले 5 महीनों में मीटर्स को तब्दील नहीं किया जाएगा। खराब बिजली मीटर्स का मलबा सारिफीन पर आ गिरा, भारी बिल डाल दिए गए। अब अगले 5 महीने क्यों तब्दील नहीं किए जाएंगे, इसकी वजह बता दें। कंपनी के पास मीटर नहीं है। देखिए मीटर शॉर्ट हैं, बिल्कुल है ही नहीं। अच्छा, अब कुछ आना शुरू है 3 फेज या सिंगल फेज भी कोई नहीं हालात। अच्छा। बुरे हालात हैं। इस पर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मटेरियल की बात करें, कंपनी के पास है क्या शायद सिप्रा साहब? ओवर बिलिंग है, अच्छा, बिजली चोरी है,
आप रिश्वत ले लें, कनेक्शन लगा लें, वो है, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। अगर आप ज़्यादा पैसे देके मीटर लेना चाहें तब मिल जाएगा? मिल जाएगा, बड़ा आसानी से मिल जाएगा। हाँ जी, जो MCO उसका कहते हैं मीटर चेंज ऑर्डर, अगर मीटर ख़राब हो उसकी तब्दीली फ्री होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमेशा चार्ज किया जाता है, यहाँ पैसे लिए जाते हैं। अच्छा, यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये तो मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि MCO यानी कि आपका मीटर ख़राब हुआ, जिसका डिफेक्टिव कोड लगाया गया और आपके बिल की टॉप पे लिखा होता है स्टेटस, उसमें डिफेक्टिव प्रिंट होता है। अगर वो प्रिंट हो गया तो ये लेस्को की जिम्मेदारी है कि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको चेंज करे और वो करके आपका डाटा जो है वो मुरतब करे। यहाँ ऐसा नहीं होता, मीटर ख़राब होता है, आप उसको जायज़ यूनिट्स डालते हैं, पहले महीने ही बिल इस तरह का कंज्यूमर को आता है कि वो परेशान हो जाता है। मुझे एक बात बता दें, लेट्स सपोज आपका मीटर ख़राब हो गया है, सो उतनी देर तक आपने घर की बिजली तो चलानी है। अगर ये मीटर नहीं लगा के दे रहे हैं कंपनी, तो आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है? मैं वही तो कह रहा हूँ, नहीं मीटर तो चल रहा है, बिजली चल रही है, वो एवरेज, वो क्या करेंगे, डिफेक्टिव कोड लगा के अपनी जिम्मेदारी खत्म करेंगे। IT सेंटर आपके 11 महीने की एवरेज उठाएगा। अच्छा, वो आपके उसके अकॉर्डिंग आपको बिल दे दे। अब उसमें क्या नुकसान कंज्यूमर क्या क्या होता है? अब जिस तरह बिजली महंगी हो गई है, मैं आया हूँ तो हाजी आमिर रजा साहब जो है वो 3-4 बिल्स पकड़ के बैठे थे और वो डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या हुआ, फिर वो उस पर बात हो रही थी। आपने CP90 कोड लगाया तो नेपरा की जो बुक है उसके मुताबिक आपने तीसरे महीने हर सूरत मीटर को चेंज करना है। ठीक है। और मीटर चेंज करने के बाद आप उसको डाउनलोडिंग के लिए भेजें, और डाउनलोडिंग में अगर यूनिट्स कंज्यूमर की तरफ निकल रहे हैं तो उसको पोस्ट करें, अगर आपकी तरफ बन रहे हैं आप उसको माइनस करें। ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ यह अलमिया है कि जनवरी से लेकर जून आ गया, इसमें जितने डिफेक्टिव कोड जो कंपनी के दस्तावेजात हैं जो लगाए गए हैं, वो अब जनवरी के मीटर्स तो आपने दे दिए हैं, वो भी थोड़े से दिए हैं, किसी सर्कल को दिए हैं जहाँ हज़ारों की पेडेंसी है, वहाँ किसी को 100 दिया है, किसी को 180, किसी को 200। मुझे बताएं, ये 100, 200, 250 ये जो मीटर्स हैं, ये तो आपके अगर कोई आगे पैसे दे देगा तो वो तो उसके चेंज हो जाएगा, अदरवाइज जो आम कंज्यूमर है उसके ये मीटर चेंज नहीं होंगे। उसकी बुनियादी वजह हमारा मौजूदा बोर्ड साबिक बोर्ड पर डालता है। ठीक है, किसी हद तक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि PTI दौर में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उसने मटेरियल की ख़रीदारी नहीं की। वो सारे फ़िलासफ़र लोग थे, प्रोफेसर्स उसमें जो है वो लम्स के प्रोफेसर थे, वो अरबों रुपए की प्रिक्योरमेंट सिंगल फेज़ मीटर भी ख़रीद रहे हैं ना, तो इस दफ़ा लेस्को ने 4.5 अरब का ख़रीदा है। मुझे बताएं कि 4 अरब रुपए पर साइन करते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स घबराता था। अब नया बोर्ड आया, उसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं, चेयरमैन साहब जो हैं वो खुद उनका, ये सारी चीज़ें टेक्निकल है। एक ये भी बता दें कि अगर मीटर ख़राब हुआ, आपने आगाह कर दिया, उसके बावजूद मीटर नहीं लग रहा, आपका इसमें तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपको बिल जो है वो 2-3 गुना ज़्यादा आ जाता है। मैं यही तो कह रहा हूँ, मलबा सार फीम और पर दूसरा सही कराना मुश्किल हो जाता है। ये बता दें कि कोई ऐसे नंबर्स दे दें कि अगर शहरियों के वो तो ऐसे तो मीटर लग नहीं सकते, फिर उन नंबर्स को दे दें ताकि उनको फैसिलिटेट करके आधे पौने घंटे में आपका मीटर लग जाता है। बड़ा आसान है, बड़ा ऑफिस जाएं, वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आप मुतलका जो मेंटेनेंस का लाइन सुपरिटेंडेंट है या MCO का जो वहाँ पे रिकवरी का लाइन सुपरिटेंडेंट है, आप उससे मिलें, बड़ा आसानी से मीठा डालना पड़ेगा। हाँ, मीठा डालना पड़ेगा। लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं, ये बड़ी सीरियस बात है कि आपका गवर्नमेंट सेक्टर है और दफ्तर है, उसमें कंज्यूमर जाए और उसको रिश्वत देकर काम करवाना पड़े, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। हालांकि ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें होनी चाहिए, आम प्रैक्टिस है, किसी भी कंपनी में चले जाएं, क्या गैस में ये सब चीजें नहीं है ना। ये आप अपना हक मांग के देख लें, आपका मीटर खराब हुआ, आप रिपोर्ट साहिब साहब तो खैर इसके विक्टिम भी हैं, इसमें रिपोर्ट करके देखें। अल्लाह ना करे मीटर खराब हो, मैं तो फिर शाहिद सिपरा साहब का सर खाऊंगी, मुझे पता उस तरह तो काम होना नहीं। बड़ी मजे की बात है, आपका मीटर खराब हुआ, आप रिपोर्ट करें, आप रिपोर्ट करेंगे तो आपके पास आएंगे, वो पता नहीं कोई टीम, पता नहीं MNT या कौन सी, वो आ जाएगी, वो आपकी वीडियो बनाएगी कि देखें चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, बंदा कहता है हमने आपको रिपोर्ट किया, हमारा मीटर जल गया, इसको चेंज करें। वो कहते हैं नहीं नहीं आप तो बिजली चोरी कर रहे थे, वो आपके गले पड़ वो आप उल्टा ब्लैकमेल होना शुरू हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि चलें हमारा नया मीटर लगा दें, वो कहेंगे अभी तो लगेगा नहीं, मीटर ही नहीं है। फिर आप वो जो सिपरा साहब बता रहे हैं कि वो जितने फैसिलिटेटर फिर रहे होते हैं दफातर में या वो जो माफिया है उनसे रब्ता करेंगे, मैक्सिमम आधे घंटे में आपका नया मीटर लग जाएगा। सही। तो उसके लिए आपको जो रेट है वो तकरीबन 4-5 गुना ज्यादा ये आपको बस करना पड़ेगा, ज़ाहिर है आपको सर्विस चार्जेस तो देने पड़ेंगे ना, ऐसे ही है। तो यहाँ पे तो हर जगह यही हिसाब है, आप पैसे ज्यादा जितना गुड़ डालते गर्मी में रेट ज्यादा है, सर्दियों में कम है, ऐसे ही है। शाहिद सिपरा साहब, इस सीजन में ये मसला हल होगा या नहीं, या इसी तरह से लोगों को परेशानी का सामना रहेगा?
मुझे वाइंड मेरा अप नहीं देखिए अगले महीने इसमें ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि जून में कुछ यूनिट्स लोग जलाएंगे, फिर जुलाई का जब आएगा उस वक्त अगर उनको भारी भरकम बिल भेजे जाते हैं तो एवरेज कह देना बड़ा आसान है कि आपने एवरेज चार्ज किया है। भाई हो सकता है लास्ट ईयर की निस्बत वो उससे कम बिजली वो जला रहा तो हो, मौसम कम बेहतर इस्तेमाल है, कर रहा हो, इसमें मौसम भी बेहतर है। दूसरा जहाँ रेट चले गए हैं अब बिजली का इस्तेमाल ऑटोमेटिकली कम। मैं बताऊँ लेस्को की डिमांड बता रही होती है कि आपका कंज्यूमर कितनी बिजली इस्तेमाल कर अभी रहा तो सिपरा साहब की फ्यूल एडजस्टमेंट वाली खबरें आना शुरू हो है। वो आना शुरू हो गई हैं, वो एक आ गई है ₹1.60 या हाँ, 61 पैसे पे आ गई है। तो ये देखें अगर इसी तरह जनरेशन रही और लोड शेडिंग पे हम लोग ना गए और कम लोड शेडिंग पे गए तो फ्यूल प्राइस हाडी साहब और साई साहब मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछली दफ़ा 10 रुपये थे, हो सकता है इस दफ़ा 12-14 रुपये पे चली जाए, क्योंकि आपके पेट्रोलियम और फर्नेस की जो कीमतें हैं वो बढ़ी हैं। ऐसे ही है, आपके LNG की जो कीमतें हैं वो बढ़ी हैं, तो हमने ये फर्नेस से बनाना है या LNG से बनानी है। आपके पास ऑप्शन सारिफीन के पास यही है, अगर आप चाहते हैं बिल कम आए कि आप बिजली का इस्तेमाल ही बहुत लिमिटेड करें, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक और हेडलाइंस के बाद हम आते हैं वापस। वेलकम बैक वंस अगेन। आज नाजरीन माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमारे इर्द गिर्द का माहौल साफ़ सुथरा होगा, हम साफ़ सुथरी फ़िज़ा में सांस लेंगे तो हम सेहतमंद भी रहेंगे। आज आप देख रहे हैं हर दूसरा बंदा बीमार है, उसकी वजूहात क्या हैं कि हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट ही साफ़ नहीं है। आप बाहर रोड पे चले जाएं, हर जगह आपको काला धुआं नज़र आएगा। आप वैसे गूगल करके देख लें तो आपको पता चलेगा टॉप ऑफ द लिस्ट शहर लाहौर आज फिर नंबर 1 पर है। आलूदगी के एतबार से स्मॉग की जद में हमेशा हमारा शहर रहता है। और फिर हमारा माहौल साफ़ रखने में जो अवामिल किरदार अदा करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि जितने आप दरख्त लगाएंगे आप माहौल को साफ़ सुथरा रखेंगे, सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे, हम उन चीज़ों का ख्याल भी नहीं रखते अनफॉर्चुनेटली। हालांकि बीइंग मुस्लिम हमारा ईमान है कि जी सफाई निस्फ ईमान है। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डालें, अपने घर की तरह अपने गली मोहल्लों को साफ़ रखना शुरू करें तो हम माहौल को साफ़ रखने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कुछ इदारे भी इसमें इन्वॉल्व हैं जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं कि उन्होंने इन्वायरमेंट के लिए काम करना है। महकमा माहौलियात इसमें, PHA इसमें ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहा है और हम सबको मिलकर इसमें काम करना है। सो आज के दिन की मुनासबत से PHA क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, क्या प्लानिंग है माहौल को साफ़ सुथरा रखने में, क्योंकि इनके पास फूल पौधे लगाने का टास्क है और ये एक इन्वायरमेंट चेंज के लिए, इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखने के लिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए कह सकते हैं टूल जो है हेल्पफुल होता है कि हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। सो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जी DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू साहब मौजूद हैं, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी शुक्रिया। माहौलियात का आलमी दिन है, ये फूल पौधे दरख्त नेचर है, खूबसूरती है, आँखों को तो खीरा करती है, देखने में तो हमें बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन हमारे माहौल को भी साफ़ सुथरा रखती है। क्या काम कर रहे हैं आप लोग इस पर? देखिए इसमें PHA जो है इसका बड़ा कलीदी रोल है और हमारा इसमें जो जैसे एक तो आपने मेंशन कर दिया कि वो प्लांटेशन और हॉर्टिकल्चर का काम है, और दूसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट काम जो है वो हमारा वाटर सेविंग का भी है कि ये साथ साथ हमने जो वाटर भी सेव करना है, उसके लिए हमने काफ़ी सारे एबुलेशन जो आपको पता है जो वज़ू खाने हैं उनका पानी भी जो है कि हमने काफ़ी ज़्यादा टैंक्स बनाए, जैसे दाता दरबार है या दूसरी बड़ी जगह जहाँ पे पानी जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है, तो वो पानी भी हम टैंक्स में उसको स्टोर कर रहे हैं और फिर उस पानी को अपनी प्लांटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक वाटर की बहुत बड़ी जो है कि कंजर्वेशन है, और इन्वायरमेंट और वाटर आपको पता है जितना कोरिलेट करते हैं। दूसरा जो है हमारा इसमें हमारे जितने मेजर पार्ट्स हैं उनमें हम अंडरग्राउंड वाटर जो है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि यूज़ ना करें, जैसे हमारे जिलानी पार्क है या हमारा जिना पार्क है, वहाँ पे हमने अभी नहर का पानी जो है कि वो लेके आए हैं और जो अंडर वाटर है वो यूज़ नहीं कर रहे। तो काफ़ी मल्टी डायमेंशनल काम है जो PHA कर रहा है। सही। अब ये बताइएगा, माहौल को साफ़ सुथरा रखने में हम कहते हैं बहुत बड़ा किरदार है कि आप जितने मर्ज़ी दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, घरों के बाहर हम लोगों को इन्वॉल्व करके छोटी छोटी एक्टिविटीज़ ऐसी कर सकते हैं। घरों के बाहर जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वहाँ लोगों को टास्क दे सकते हैं। सो इसके लिए PHA कितना मुतहरिक है कि आप कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी कराएं, हेल्दी एक्टिविटीज़, कि लोगों को भी पता चले
कुछ पौधे उनके पास इर्द गिर्द तकसीम करें, ताकि उनको पता हो कि जी हमने अब ये इस चीज़ को आगे लेके चलना है, हमारे माहौल के लिए बेहतर है। ये बड़ा अच्छी आपकी सजेशन है, और मेरे ख्याल में एक जो सिविक ड्यूटी है सिटीज़न्स की, अगर वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करें तो जो गवर्नमेंट का काम है, स्टेट का काम है, वो बहुत कम रह जाता है। इसमें हमने तकरीबन 1,50,000 के करीब जो ट्रीज़ थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे। अब उसमें जो सर्वाइवल रेट होती है जनरली ऐसे ट्रीज़ का जो है कि वो इनिशली कम होता है, और हमारी जो एस्टिमेशन के मुताबिक जो है कि वो 25 से 30 लाख के करीब हाउस होल्ड हैं, और अगर ये 25 से 30 लाख हाउस होल्ड एक पौधा भी जो है कि वो ओन करें, उसको नर्चर करें, तो लाहौर जो है कि उसको काफ़ी हद तक ग्रीन किया जा सकता है। तो ये अच्छा आइडिया है, ऑलरेडी हम इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो ही है कि जब तक हम इसको ये सिविक ड्यूटी को अपने सिलेबस आप में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज से अगर शुरू करें तो हम इसको मज़ीद भी एक्सटेंड कर सकते हैं। खैर, मियावाकी जंगल के हवाले से मैं जानना चाहूँगी, वहाँ पर कितना काम हो चुका है, कितना काम मज़ीद आगे आपने करना है, उसके लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, इसमें जो मियावाकी ये जो हमारा इस दफ़ा इन्वायरमेंट डे है, इसका थीम जो है वो रेस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम है, और इसको जो इकोसिस्टम है उसमें ना सिर्फ जो है कि वो हमारी प्लांटेशन आ जाती है, बल्कि हमारे जितने फ्लोरा और फोना जो है वो भी सारा आ जाता है। हमने तकरीबन 53 के करीब मियावाकी फॉरेस्ट लगाए हैं, और ये लाखों के करीब ट्रीज़ बनते हैं, और इसमें कैपेसिटी जो है कि वो है कि ये फ्लोरा और फोना दोनों को नर्चर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बेहतर है, और आपको पता है कि इस दफ़ा जो है कि साल में सिर्फ जो है हम 1.2 मिलियन के करीब ट्रीज़ लगा रहे हैं, जिसमें से तकरीबन हम 2 लाख से ज़्यादा ट्रीज़ लगा चुके हैं। और ये भी मियावाकी तो नहीं, लेकिन अर्बन फॉरेस्टेशन की एक शेप है, शक्ल है, जिसके में हम लगा रहे हैं, और इंशाल्लाह इससे काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। मेरे ख्याल से हमें लोगों को ये भी एजुकेट करना है, गाइड करना है कि माहौल दोस्त कौन से पौधे हैं, कौन से ऐसे फूल पौधे हैं जो कि सीज़न के लिहाज से ज़्यादा फल फूल सकते हैं, ताकि अगर लोग इनिशिएटिव ऐसा कुछ ले रहे हैं तो इसके लिए कुछ एक्सपर्ट की राय आपको सोशल मीडिया के थ्रू शेयर करनी चाहिए, या की जा रही है तो उस पर भी रोशनी डाल दीजिएगा। देखिए, इसमें एक तो हम अपना जो ये गाइडेंस ये प्लांट्स के रिलेटेड जो है सेंटर वो जिलानी पार्क में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह विद इन 3 मंथ जो है कि वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। दूसरी जो है, ये बहुत अच्छी आपकी सजेशन है कि जनरली जो प्लांट्स, और वो प्लांट्स जो कि हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, कि ऐसे इम्पोर्टेड प्लांट के जिनको हमारा समर जो है या वो हमारा वेदर जो है कि वो सपोर्ट नहीं करता, तो वो लगाने से उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो जल्दी जो है कि डाई डाउन हो जाते हैं। तो इसमें जो हम PHA जो है वो हमेशा प्रपोज करता है कि ऐसे सायादार दरख्त जो कि हमारे नेटिव हैं वो ज़्यादा जो है कि वो उनको प्रेफर किया जाए। सही, ग्रीन बेल्ट्स के लिए काम बहुत ज़रूरी है करना। शहर में हम देखते हैं कुछ मकामात पर तो हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं पूरे शहर में अगर ये काम हो, ग्रीन बेल्ट्स पर काम हो, तो उससे एक तो इन्वायरमेंट में भी बेहतरी आएगी, दूसरा आपको बताया खूबसूरती में भी इजाफा होगा और फ़ायदा भी है उस पर। देखिए, इसमें हमने ग्रीन बेल्ट पे बहुत ज़्यादा काम किया है। इसमें जो फ्लावर्स के बेड थे हमारे 2000 थे, अब जो है कि वो 17,000 जो है कि वो क्रॉस कर चुके हैं। इसके अलावा हमारी जितनी जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको रिस्टोर किया। आप अभी भी लाहौर में जाएं तो आपको हर ग्रीन बेल्ट ऑलमोस्ट सब्ज़ मिलेगी, ग्रीन मिलेगी। इसमें हमारा हमने सारा जो साउदर्न लूप से लेके और अड्डा प्लाट वाली जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, आपकी मादरे मिलर रोड है, आपका पीको रोड है, आपके शादरा के जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, अब जो जितनी ग्रीन बेल्ट्स जो है कि वो ये नहीं कि पूरे लाहौर में जो है चारों तरफ वो हमने उनको दोबारा से जो है उनको ग्रास नहीं लगाई है, उसको ग्रीन किया है और काफ़ी बेहतरी लेके आए हैं। और दूसरा हमने एक ग्रीन बेल्ट्स में एक बड़ा स्टेप जो है वो ले रहे हैं कि जहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स का लेवल जो है कि वो फुटपाथ से ऊपर है, तो उसको हम नीचे लेके जा रहे हैं कि ताकि पानी जो बारिश का है या दूसरा जो है कि वो उसमें रहे, नीचे रोड पे ना आए। तो वाटर सेविंग भी उससे हो जाएगी और रोड जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी हमारा सेव हो जाएगा। क्या लगता है आपको, ये जो धुआं छोड़ती फैक्ट्रियां हैं, धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं,
ये जगह जगह जहाँ आप लोगों ने प्लांटेशन किया है उनके लिए भी नुकसानदेह होगी। सो एक प्रॉपर कैंपेन चलानी है ना, तमाम इदारों को मिलकर सबको अपना अपना रोल अदा करना है। कोई ऐसी टेबल टॉक हुई कि सब लोग मिलकर माहौल को साफ रखने के लिए अपना किरदार अदा करें, जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बताया जाए कि आपके एंड से ये काम होना है, हमारे एंड से ये काम होना है। ये बिल्कुल ये मल्टी प्रोंग एक और मल्टी टास्क एक हमारी कमेटी है जिसमें EPA, PHAs, फॉरेस्ट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे इदारे जो है कि उसमें शामिल हैं। और ये कोई भी इदारा जो है आइसोलेशन में जो है वो काम नहीं कर रहा। इसमें हमारा आपको पता है कि अब लाहौर में जो 60% से ज़्यादा जो है आपकी रोड जो है, आपकी ट्रैफिक जो है कि वो कंट्रीब्यूट कर रही है आपकी इसमें पोल्यूशन में। तो अब जो उसमें भी जो है कि आपको पता है LDA और अभी जो एग्जिस्टिंग जो है CM है या गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं कि रोड कंजेशन जो है और जहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, जहाँ पे वो नैरो जो रोड हो रही हैं या जहाँ पे वो ट्रैफिक फंस रही है, उसको वो काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है कि LDA कर रहा है। और उससे मेरे ख्याल में अगर ट्रैफिक कंजेशन जो है और स्पीड जो है गाड़ियों की वो उसका फ़्लो बेहतर होता है रोड का, तो इंशाल्लाह जो है उससे भी बेहतरी आएगी। सही। अच्छा जी, बहुत सारे मकामात पर हम देखते हैं कि लोगों ने अपने जानवर खुले छोड़े हैं, जहाँ कहीं ग्रीनरी है भी उसको नुकसान पहुँचाया जाता है। सो इस तरह की आपकी कोई रिकमेंडेशन कि जहाँ कहीं ग्रीन एरिया है या हमने ग्रीन एरिया को बढ़ाना है, हम तो शहर अपना कंक्रीट का बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स खड़ी करते जा रहे हैं। सो इसके लिए कोई सजेशन, देखने वालों के लिए कोई मैसेज कि जो ग्रीन एरिया है हम उसको कैसे सेव करें? देखिए इसमें मेरे ख्याल में आपने ये एक पल्स पे हाथ रखा है, क्योंकि इसमें अभी जो सिटी में जो एरियाज़ हैं अभी हमने ट्रीज़ लगाने हैं, अब तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एरियाज़ ऐसे ढूंढना जहाँ पे आप प्लांटेशन जो है कि वो कर सकें। तो हमारे पास ऑलरेडी बड़े थोड़े ओपन एरियाज़ बचे हैं जहाँ पे हम प्लांटेशन कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये जो ये डेवलपमेंट इस तरह चल रही है हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ की और दूसरी, और मशरूम ग्रोथ जो है, इससे प्लांटेशन जो ड्राइव्स हैं या हमारी जो प्लांटेशन की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो हैम्पर हो रही है और डैमेज हो रही है। और जो एग्जिस्टिंग है हमारी ग्रीन बेल्ट्स, उनको भी प्रॉपर जो है कि वो केयर से, जैसे आप कह रहे हैं कि एनिमल जो जनरली कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे हमें ये कॉन्टीन्यूस जो है कि चैलेंज है कि लोग अपने एनिमल जो है कि ये छोड़ देते हैं। और स्पेशली जो ये हमारे ईद उल अज़हा के दिनों में लोग जो है अपने जितने एनिमल ख़रीदते हैं वो हमारी ग्रीन बेल्ट्स में बांध देते हैं, तो ये डैमेज जो है कि वो कॉन्टीन्यूसली करते हैं। आपकी वसातत से मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि ये बड़ी मुश्किल से जो ग्रीनरी या प्लांट्स जो है कि वो नर्चर किए जाते हैं, और काइंडली इनका ख्याल रखें और ये एनिमल जो है कि इनको दूर ये रखें। सबको मिलजुल कर करना है। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर ऑक्सीजन पॉकेट्स बनाई जा रही हैं, क्या आइडिया है और उससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए इसमें जो कंजस्टेड एरियाज़ हैं हमारे, जहाँ पे अब तो आपको पता है कि हमारे पास गेजेस हैं जहाँ पे पता चलता रहता है कि किस एरिया में जो पोल्यूशन का लेवल है वो ज़्यादा है, जहाँ पे जो है कि वो हीट जो है कि कंपैरेटिवली बाकी एरिया से ज़्यादा है, तो वो उनको आइडेंटिफाई करके तो हम वो जो प्लांटेशन कर रहे थे, जैसे हमारे शादमान का एरिया है, शादरा के कुछ एरियाज़ हैं, जैसे अंदरूनी शहर के कुछ एरियाज़ हैं, तो इनको आइडेंटिफाई करके हम वहाँ पे जो क्लस्टर जो है कि वो बना रहे थे प्लांटेशन के, कि वो ताकि ये जो लंग्स का काम करें और इन एरियाज़ में भी हम जो स्मोक का लेवल है उसको नीचे लेके आ सकें। सही। सो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि PHA की जानिब से की जा रही हैं। आज के दिन के मुनासबत से देखने वालों के लिए मैसेज क्या होगा? देखिए आज के दिन के हवाले से मैसेज यही है कि जैसे आपकी एक तजवीज़ थी कि अपनी सिविक ड्यूटी जो है कि वो पूरी करें, सिर्फ गवर्नमेंट का काम जो है कि वो ट्रीज़ लगाना नहीं है, ये ट्री लगाना जो है वो हर सिटीज़न की, जिस तरह अपने बच्चों को जो है अब परवान चढ़ाना है, ऐसे बच्चों के लोग को इन्वायरमेंट भी देना है। और हर सिटीज़न की ये ज़िम्मेदारी है कि वो कम से कम एक पौधा जो है, 1 प्लांट फॉर ईच पर्सन जो है वो ज़रूर उसको नर्चर करें और अपने बच्चों को टास्क दें कि बेटा ये जो अभी पौधा आप लगा रहे हैं ये फ़लाँ एज तक जो है कि वो आप इस पे, तो ये मेरे ख़्याल में अगर इस अप्रोच के साथ हम चलेंगे तो अभी आप देखिए, आपने ख़ुद
पता है सारों को, लाहौर इज़ नाउ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। तो इसको इसी तरह ही ओवरकम किया जा सकता है कि अगर एक कलेक्टिव एफर्ट के ज़रिए। बिल्कुल, और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम समझ के हम काम करेंगे तो हमारा वाकई इस कलेक्टिव एफर्ट को लेकर चलेंगे, तभी हम ये मुमकिन बना सकते हैं कि ये जो बागों का शहर है मज़ीद हरा भरा नज़र आए। और अगर ये बागों का शहर हरा भरा नज़र आएगा तो खुद ब खुद आपका माहौल भी साफ़ हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। आज के दिन की मुनासबत से ही हम मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे। बज़ाहिर जो इन्वायरमेंट की बेहतरी के लिए हमें अवामिल नज़र आते थे, हमने डिस्कस कर दिए कि आपने ग्रीनरी को अपने इर्द गिर्द ज़्यादा प्रमोट करना है, माहौल साफ़ सुथरा रखना है। सो इसके अलावा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे माहौल को साफ़ सुथरा रखने में अहम किरदार अदा करते हैं और हम किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते हैं। बीइंग शहरी, हमने अपने शहर को साफ़ सुथरा किस तरह रखना है, अपने माहौल को साफ़ सुथरा किस तरह रखना है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर सना मलिक एसोसिएट प्रोफेसर UMT माहिर माहौलियात हैं, बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन हाउसिंग एंड माहौलियात से इनका ताल्लुक़ है। वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज के दिन को सेलिब्रेट करना, लोगों में शऊर बेदार करना, लोगों को बताना कि माहौल हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, चरिंद परिंद के लिए कितना ज़रूरी है, इसको साफ़ सुथरा रखना, बताना, बात करना कितना ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में अब इस टॉपिक पे बात होना शुरू हुई है, जिस टॉपिक पे हम पहले अपनी बात नहीं करते थे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे वो हमारे पॉलिसी सेंटर्स हो, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हों। अच्छी बात यह है कि अब इन पे बात होना शुरू हो गई है और ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमें बात के साथ साथ अमल भी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब अमल क्यों नहीं हो पा रहा, उसकी बेशुमार वजूहात हैं जो हमें ऊपर से नज़र नहीं आती। चूँकि मेरा ताल्लुक़ आर्किटेक्चर से है, आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो हमारे यहाँ वो प्लेटफॉर्म नहीं है जिसकी वजह से हम ग्रीन एनवायरनमेंट को प्रमोट कर सकें। हमारे पास ऐसे गाइडलाइंस, ऐसे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स नहीं हैं, ऐसे बायलॉज नहीं हैं जो हमारे माहौल में इन चीज़ों को प्रमोट कर सके। क्योंकि आर्किटेक्ट के पास जब आप घर बनाने जाती हैं तो वो तो आपसे ग्रीनरी की बात करेगा, वो आपको कहेगा कि सेंट्रल लॉन दे, रूफ गार्डन दे, लेकिन हमारे लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कहते हैं कि हमें कमरा बनाने दें, हमें ग्रे स्ट्रक्चर करने दें, हमने 2 स्टोरी के बाद 3rd स्टोरी पर भी जाना है, और हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो भी इस चीज़ को लाया कर देती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमने इसको प्रमोट करना है। सही, अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, अब सेकेंडली हमने अब आपके साथ वो अवामिल डिस्कस करनी है जो हमारे माहौल में से ये जो हम गंदगी कह रहे हैं या जो इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखने के लिए अवामिल ज़रूरी हैं, फैक्टर्स ज़रूरी हैं जो हमारे माहौल को, हमारे इर्द गिर्द वाले माहौल को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, जिन पर हमने काम करना है, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो बात यह है कि हम आगे नई बिल्डिंग की बात करते हैं कि जो हमने नया प्रोजेक्ट कोई कंस्ट्रक्शन का शुरू करना है तो वो माहौल में कैसे अपना रोल प्ले करेगा। जो हो गया वो तो हो गया, हाँ, अब हमने आगे को लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो हो गया उसने माहौल में क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है, उसके बेस्ड के फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर आप देखें कि DHA के अंदर, LDA के अंदर जितनी भी नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी है, या आप पोस्ट 2000 के अंदर बात कर लें तो उन्होंने क्या रोल प्ले किया है, उधर से कितनी कार्बन एमिशंस हो रही हैं। वो ग्रीन लाहौर के ऊपर क्यों बात नहीं हो रही, ग्रीन लाहौर की बजाय वो ब्लैक लाहौर की तरफ जाना शुरू हो गया। स्मोक का लेवल आप देख लें, इट्स ऑल बिकॉज के कंस्ट्रक्शन होती जा रही है, उसको कोई रोड ब्लॉक नहीं लग रहा। हम हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन में जाते जा रहे हैं, हम वर्टिकल नहीं जा रहे। जहाँ के हमसे जो ममालिक जो हमसे 10-20 साल के बाद वजूद में आए, वो सब वर्टिकल डेवलपमेंट के ऊपर जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका लो इनकम तबका भी घरों के अंदर है और वर्टिकल में है, तो जिसकी वजह से आपके पास जो कार्बन फुटप्रिंट है, जो आपके पास ग्रे स्ट्रक्चर है, वो कम है और ग्रीनरी को उन्होंने प्रमोट किया हुआ। तो सबसे पहली तो बात ये है कि जो बिल्डिंग्स बन चुकी हैं उनमें रहने के बाद वो माहौल पे क्या असर कर रही हैं, उसकी पोस्ट एक्यूपेंसी एवेल्युएशन स्टडीज़ होनी चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि UMT इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, तो हमारे पास जो PhD स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। सही। नंबर 2 बात, हमारे जो बायलॉज हैं, जो DHA के अंदर है, जो LDA के अंदर है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ की बात होने की ज़रूरत है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्किटेक्ट, लैंडस्केप डिज़ाइनर्स और प्लानर्स को अपने ऑफिसेज में लेकर आना है ताकि वो इन चीज़ों के ऊपर फोकस लेकर आएँ।
हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की बजाय ग्रीनरी के बेसिस के प्रिंसिपल पे हम कंस्ट्रक्शन करें। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे हमारे पास LDA में सिर्फ 5 आर्किटेक्ट्स हैं, वहाँ पे 15, 20, 50 आर्किटेक्ट्स हों, ताकि जौहर टाउन के अंदर क्या ग्रीनरी कैसे इन्हांस हो सकती है, टाउनशिप के अंदर कैसे हो सकती है, चुबुर्जी के अंदर कैसे हो सकती है, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर वो फोकस्ड होकर काम करें। फिर हम बात करते हैं बायोलॉज की, ठीक है। अब बायोलॉज में अब DHA ने अलाउ किया है कि आप रूफ गार्डनिंग पे जाएं। LDA में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। हमारी जो बाउंड्री वॉल है वो हमने क्यों बनाई हुई है? हम बाउंड्री वॉल की जगह दरख्तों की क्यों नहीं बाउंड्री बना सकते कि जो चीज़ वहाँ पे सीमेंट ब्रिक ने जो कार्बन एमिशन निकालनी उसकी जगह ग्रीनरी हमारे ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो। तो ऐसे कुछ अवामिल हैं जिनको हमें हाईलाइट करना है, और वो तभी होगा जब आप एक्सपर्ट्स को लेकर आएंगे अपने ऑफिस के अंदर। सही, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज बनाएंगे। सेकेंडली हमारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी मेरे ख्याल से सब्जेक्ट्स का हिस्सा बनानी चाहिए। हमें स्कूल लेवल से ही बच्चों को ये चीज़ें सिखानी चाहिए। हम लोगों ने इसको अपने सब्जेक्ट का हिस्सा ही नहीं बनाया ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसके ऊपर बात करने की। बच्चों की ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, स्पेशली आफ्टर 5 क्लास, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड सर्विस होनी चाहिए कुछ, कि आपने पौधे लगाने हैं, ग्रीन ड्राइव करनी है। ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं बट इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ में, किसी एक स्कूल ने कर लिया, किसी एक यूनिवर्सिटी ने कर लिया, लेकिन इसको बड़े लेवल पे करने की ज़रूरत है ना। आपको कुछ गैदरिंग्स ऐसी करनी है, कुछ सेमिनार्स ऐसे करने हैं, कुछ सोशल मीडिया कैंपेन्स ऐसी करनी है। और सबसे ज़्यादा मैं बात करती हूँ कि जो हमारी हाउसिंग स्कीम्स हैं, जो भी इन हाउसिंग डेवलपमेंट कर रहे हैं, चाहे वो लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड है, चाहे वो हमारे पास पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी है, चाहे LDA है, चाहे DHA, इन सबको एक पेज पे आने की ज़रूरत है और पॉलिसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ताकि किसी के दिल में ये ना ख्याल आए कि मैं तो अपनी पॉलिसी में कर रहा हूँ ये काम, तो मुझे तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, मैंने तो एनवायरनमेंट को दे दिया, मेरा अपना प्रॉफिट तो स्टेक पे चला गया। सही, एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो हमारे फैक्टर्स हैं, लेट्स सपोज अगर हम घर बना रहे हैं, सो हमने देखना है कि हमारा घर जो है वो खूबसूरत तो नज़र आ रहा है। ये सबकी वो होती ना प्रायोरिटी होती है कि हमने अच्छा घर बनाना है, खूबसूरत घर बनाना है। वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे होगा, हवादार बनाना, कहाँ कहाँ पे पौधे होने चाहिए, कैसे वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, वो क्या बेसिक उसूल हैं जिनको हमने देखना है। मेरा मानना है कि बेसिक असूल हमारे बड़ों ने हमें बता दिए थे। अगर हम पुराने घरों में जाएं, अगर हम अंदरून शहर में जाएं, अगर हम पुरानी हवेलियों में जाएं, तो वहाँ पे आपको किसी भी एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है। आपको इवन के वहाँ पंखे की भी ज़रूरत है। ठंडे घर होते हैं। आप पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस देख लें, ओल्ड कैंपस, ठीक है, वहाँ पे आपको डबल हाइट मिलेगी और ऊपर रोशनदान है, जिसकी वजह से अगर बाहर 45 सेंटीग्रेड है तो अंदर आपको 25 या 30 सेंटीग्रेड मिलेगा पंखे के साथ। आप तो हमारे प्रिंसिपल्स पुराने हैं, मौजूद हैं कि आप घर के अंदर सेहन दें, सेंट्रल आप कोर्ट यार्ड दें, ठीक है, आप रोशनदान दें, आप बाहर की जो सड़क है उसको यूटिलाइज़ करें और उसकी बजाय आप छत पे जाके अपनी सोशल लाइफ को करें, ताकि आपके पास एक एरिया भी रहेगा। आपके पास खिड़कियां आपने देना शुरू कर दी जहाँ पे सूरज होता है। सबसे ज़्यादा खिड़कियां हम देखते हैं वहीं पे होती हैं, ऐसे ही जहाँ, जबकि हमें सबको पता है कि नॉर्थ साइड के ऊपर डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं आती, लेकिन चूँकि हम एस्थेटिक्स, हम दुबई बनाना चाहते हैं लाहौर को, हम लंदन बनाना चाहते हैं, अब वहाँ का माहौल डिफरेंट है, वहाँ के सिस्टम्स डिफरेंट है। अपने माहौल को समझ के जब तक हम अपने घर को नहीं बनाएंगे और हम अपनी बेसिक्स पे वापस नहीं आएंगे, जब हमें बता रही हैं कि ये पैसिव डिज़ाइन हाउस है, इसके अंदर आपको एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा पंखों की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत ज़रूरी है कि आप रोशनदान दें, आप मोटी दीवारें बनाएं। शुरू में कंस्ट्रक्शन साइट कॉस्ट ज़्यादा होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको बेनिफिट करेगा, फ़ायदा ही होगा। सही, क्या मैसेज देना चाहेंगी नौजवानों को ख़ास तौर पर, स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर, क्योंकि आगे चल के तो इन्होंने भाग दौड़ संभालनी है ना। उनको मैं यही मशवरा देना चाहूँगी कि आप बात करें माहौल की, अब अपने आप को पीछे कर दें कि मेरी फर्म क्या फ़ायदा लेगी, उसको कितना प्रॉफिट बनेगा। अगर मैं 1200 स्क्वायर फुट की बजाय 1500 स्क्वायर फुट पे बिल्डिंग बना लूँगा, मुझे ज़्यादा क्लाइंट्स मिल जाएंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा अपने फ़ायदे पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें और माहौल को थोड़ा सा अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा दे दें, जो कि आगे चल के आपकी जनरेशन्स के लिए बहुत फ़ायदा मंद साबित होगा। वो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आगे चल के वो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा और आपको ज़्यादा ग्रीनरी नज़र और बाकी आज जो आप प्लानिंग कर लेंगे उसके रिजल्ट्स आपको माजी में इंशाल्लाह नज़र आएंगे।
सो इसके लिए सबको मिलकर एक एफर्ट करनी है, कलेक्टिव काम करना है। हमारे स्कूल कॉलेजेस को, सोशल मीडिया पे जो लोग बड़े एक्टिव रहते हैं, मेरे ख्याल से उनको कुछ छोटे छोटे ऐसे मैसेज ज़रूर बनाने चाहिए, क्योंकि हमने अपनी आने वाली नस्लों को महफूज माहौल देना है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। तो सेकंड लिस्ट भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी शामिल कर लेते हैं टुडेज वेदर। आज के मौसम की सूरत हाल बताएंगी कोमल, इस वक्त बाहर मौजूद है। ओवर टू यू कोमल। बिल्कुल अना, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो सूरज ने जो है वो किरणें बिखेर दी हैं और आज सुबह के औकात से ही हम अच्छी खासी गर्मी महसूस कर रहे हैं। शहरी पसीने से शराबूर भी नज़र आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में मौसम मज़ीद गर्म और खुश्क रहने के हवाले से भी इम्कानात ज़ाहिर कर दिए हैं। तो जब गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जाता है तो डिहाइड्रेशन का सिलसिला भी देखने में नज़र आता है और इसी के साथ साथ शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात भी करनी पड़ती हैं। तो लिहाजा शहरियों को हिदायत की जा रही है कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि शहर लाहौर में गर्मी का तोड़ हो, यानी कि ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि गर्मी से जो है वो ख़ुद को महफूज रख सकें। इसी के साथ साथ बात की जाए लाहौर में टेम्परेचर के हवाले से तो मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त जो है वो तकरीबन 35 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि 12 बजे जो है वो 36 रिकॉर्ड किया जाएगा, 1 बजे तक भी 36 रहेगा और 2 बजे जो है वो 37 रिकॉर्ड किया जाएगा। 2 से 4 के दरमियान टेम्परेचर जो है तकरीबन 37 रहेगा। 4 बजे के बाद 38 रिकॉर्ड किया जाएगा। हर घंटे में जो है वो तकरीबन 1 डिग्री के टेम्परेचर का इजाफा देखा जाएगा। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ, टेम्परेचर जैसे कि इस वक्त जो है वो 35 रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन कैफियत के हवाले से बात की जाए जो एहसास लोगों को हो रहा है वो कुछ इस तरह का हो रहा है कि जैसे टेम्परेचर जो है वो 38-39 तक जा पहुंचा हो अभी ही। तो महकमा मौसमियात ने शहरों को एहतियात के हवाले से भी ताकीद की है ना। आपने भी बाहर आज महसूस किया होगा कि आज जो है वो हवा चल तो रही है लेकिन हवाएं जो है वो गर्म महसूस हो रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो गर्मी की शिद्दत मज़ीद बढ़ती हुई महसूस की जा रही है। इसी के साथ साथ बात कीजिए बारिशों से मुतल्लिक तो महकमा मौसमियात ने बारिशों से मुतल्लिक भी कोई पेशगोई नहीं की है, यानी कि आज तो शहरियों को खूब गर्मी जो है वो तड़पाने वाली है। तो शहरी जो है वो ज़रूर को अपनी ना जो है एहतियात को यकीनी बनाएं। बात की जाए लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो आज वैसे भी इन्वायरमेंटल डे भी है और शहर लाहौर के वासियों को जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी में कहीं ना कहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच कोमल। तो अगर आपकी कल बर्थडे है, हमें पिक्चर्स भिजवा दें, कल के शो में इंशाल्लाह शामिल करेंगे और आपकी बर्थडे को भी हम इसी तरह से स्पेशल बनाएंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो अब हम शामिल करने वाले हैं सेगमेंट जिसमें हमने आपको बताने हैं रेट लिस्ट क्या है जी। कंपैरेटिवली रेट कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही 15 डेज ऑलमोस्ट आपको गुजरते नज़र आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जी आगे ईद आ रही है, तो ईद से कबल और ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा से कबल जो है वो हम देखते हैं कीमतों में इजाफा हो जाता है, क्योंकि आपने घर में खाने शाने बनाने होते हैं। सो आपके लिए अच्छी ऑप्शन ये है कि आप अभी सब्ज़ी ख़रीद के बेसिक सब्जियां जो हैं, जिसको हम लहसुन अदरक कह सकते हैं, इसका पेस्ट बना के सेव कर लें, क्योंकि ईद के करीब ये सब सब्जियां जो हैं महंगी हो जानी है। सो रेट लिस्ट आज की क्या है, देखते हैं आज के भाव। सो रुमेल की तरफ चलेंगे। ओवर टू यू रुमेल। जी बिल्कुल, एक तरफ सब्जियों की कीमतों में कमी नहीं आ सकी तो दूसरी तरफ जो सरकारी नोटनामा है उसके मुताबिक भी सब्जियों की फ़रोख्त जो है वो नहीं हो पा रही है। ज़िला इंतज़ामिया बिल्कुल नाकाम हो चुकी है सरकारी नोटनामे पर अमल दरामद करवाने में। शहर भर में जायद नरखों में जो सब्जियों की फ़रोख्त है वो जारी है, जिस पर शहरी जो है वो नाला है। हुकूमत और इंतज़ामिया से शहरियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उन्हें फ़ाल किया जाए और सब्जियों की जो कीमतें हैं उनमें कमी के साथ साथ जो सरकारी नोटनामे पर दर्ज मुकर्रर कीमतें हैं उनके मुताबिक सब्जियों की फ़रोख्त जो है वो यकीनी बनाई जाए। कीमतों की अगर बात करें तो आज आलू दर्जा अव्वल की जो सरकारी नर्ख हैं वो 68 रुपये मुकर्रर किए गए हैं, मगर आलू दर्जा अव्वल शहर भर में 80 से 90 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह आलू दर्जा दोम के जो सरकारी नर्ख हैं वो 60 रुपये किलो मुकर्रर है, जबकि दर्जा दोम आलू 80 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज जो है दर्जा अव्वल उसका सरकारी नर्ख 63 रुपये किलो मुकर्रर है, जबकि दर्जा अव्वल का प्याज शहर भर में 80 से 90 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। दर्जा दोम प्याज का जो नर्ख है वो 55 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है, जबकि दर्जा दोम प्याज भी जायद नर्खों में फ़रोख्त किया जा रहा है और 70 से 80 रुपये में इसकी जो फ़रोख्त है वो जारी है। टमाटर दर्जा अव्वल का सरकारी नर्ख आज 48 रुपये मुकर्रर है, जबकि इसकी फ़रोख्त
60 रुपये किलो में की जा रही है। दर्जा दौम टमाटर का जो नुर्ख है वो 23 रुपये किलो मुकर्रर है, जबकि ये भी ज़ायद नुर्खों में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसन की बात करें तो देसी लहसन का सरकारी नुर्ख आज 200 रुपये किलो मुकर्रर किया गया है, जबकि शहर में देसी लहसन 250 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। लहसन चाइना का है, इसकी जो सरकारी कीमत है वो 330 रुपये मुकर्रर है, जबकि ये भी ज़ायद नुर्खों में फ़रोख्त हो रहा है और 400 रुपये किलो तक ये शहर में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक थाईलैंड की जो सरकारी नुर्ख है वो 740 रुपये किलो मुकर्रर है, जबकि ये भी 800 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। दीगर सब्जियों की बात करें तो मेथी की जो कीमत है वो 178 रुपये किलो मुकर्रर है, जबकि मेथी बाज़ार में 200 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। बैंगन 60 रुपये की बजाय 80 रुपये, बंद गोभी 32 रुपये की बजाय 50 रुपये, फूल गोभी जो है वो 115 रुपये की बजाय 130 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च 90 रुपये की बजाय 120 रुपये, भिंडी 110 रुपये की बजाय 120 रुपये, इसी तरह जो करेला है वो 90 रुपये की बजाय 120 रुपये। सब्ज़ मिर्च जो है वो अव्वल उसका सरकारी नुर्ख 80 रुपये है, जबकि ये 120 रुपये में बेची जा रही है। सब्ज़ मिर्च दौम जो है वो 40 की बजाय 60 रुपये में बेची जा रही है। तो तमाम जो सब्जियां हैं वो मुकर्रर करदा सरकारी जो नुर्ख है उसे ज़ायद में फ़रोख्त हो रही हैं, जिस पर शहरी शिकवा कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए और सब्जियों की कीमतों को कम करने के साथ साथ सरकारी नुर्खनामे के मुताबिक इनकी फ़रोख्त को यकीनी बनाने के जो इक़दाम हैं वो उठाए जाएँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रुमेल मौजूद थे, सब्जियों की कीमतें उन्होंने हमें बताई। सो कंपैरेटिवली कुछ बेहतरी देखी जा रही है, लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में अगर आप चाहते हैं कि बहुत महंगाई का सामना ना हो तो आपके लिए ऑप्शन ये है, आप ख़रीदारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जी हमने अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। आप अपनी सजेशंस और अपनी जितनी भी राय हैं हम तक पहुंचा सकते हैं थ्रू हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज। बर्थडे जिनकी कल है वो पिक्चर्स भिजवा दें, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।